हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार स्मिथ। एक साल पूरा हो चुका है अपनी फ्रॉन्क्स को। स्पेसिफिकली अगर कहूं तो जनवरी 2025 में अपनी फ्रॉन्क्स सिग्मा बेस मॉडल सीएनजी ने एक साल पूरा कर लिया था। मैं उसी टाइम चाह रहा था कि एक साल का लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू बनाऊं, लेकिन मैं थोड़ा सा रुक गया। रीज़न था, गाड़ी को 30,000 किलोमीटर भी पूरे होने वाले थे, तो मैंने सोचा क्यों ना 30,000 किलोमीटर का और साथ में एक साल का जो लॉन्ग टर्म ओनरशिप है वो एक साथ ही परोस के आप लोगों को दे दिया जाए। तो भाई वो दिन आ चुका है। आज के टाइम पे आखिर ये क्यों लोगों की फेवरेट बनी हुई है। ये लोगों ने ऑल्टो लेना छोड़ दिया है, लोगों ने वैगन आर जो कितने टाइम तक नंबर 1 रही थी उसे लेना छोड़ दिया है, लोगों ने बलिनो को लेना बंद कर दिया है इस गाड़ी के लिए। और उसके साथ साथ आखिर ऐसी क्या टिपिकल मारुति वाली दिक्कतें हैं या अच्छाइयाँ हैं जो मुझे इस एक साल और 30,000 किलोमीटर में फेस करने को देंगे, सारी चीज़ें लपेट के एक पिरो के आपको दिखाता हूं इस वीडियो में। करते हैं वीडियो शुरू। तो ये है अपनी एक साल पूरा कर चुकी फ्रॉन्क्स सिग्मा बेस मॉडल सीएनजी। और आप देख रहे हो कई चीज़ें इसमें लुक बढ़ाने वाली ऊपर से लगा रखी हैं, जैसे कि अलॉय व्हील, उसके साथ साथ ये डीआर है जो कि मेन लुक बनाती हैं। भाई इस गाड़ी का मेन लुक इन डीआरएल से आता है, ये भी मैंने लगवाई। और इसी की तरह बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं इग्नोर करता था आफ्टर मार्केट, लेकिन फिर भी मैंने मारुति की कंपैटिबिलिटी पे भरोसा करते हुए मैंने लगवा ही ली। मैंने कहा चलो देखते हैं, कुछ दिक्कत होगी तो आपको बताएंगे। ये ORVM मैंने इसमें लगाए थे, ऑटो फोल्डिंग वाले। देखो स्टीयरिंग व्हील इसमें लगाया था, साथ में ये स्टीरियो लगाया था, ये भी बहुत हाई फाई वाला, अभी बताता हूँ इसके बारे में। यहाँ पर आर्म रेस्ट इसमें लगाया, मतलब बतेरी सारी चीज़ें जो हवाबाजियों के लिए लगती है, कई लोग लगाते हैं, इनके बिना भी काम चल जाता है, वो सारी मैंने लगाई थी। और आप ये देखो 33,071 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो सबसे पहले तो भाई इस एक साल में इस गाड़ी ने मुझे इतना सुखी रखा है कि वो आपको गवाही उसका मीटर दे रहा है। कोई भी गाड़ी जब आपको दिल से पसंद आती है ना, तब आप मेन रनर के तौर पे उसे ही लेने लगते हो, जैसे कि मैंने इसे लिया। मेरे पास, जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, ऑलरेडी जिमनी भी है और उसके साथ साथ एक्सयूवी भी है। भाई जब से ये आई है एक्सयूवी तो निकली नहीं है। जिमनी मैंने इसके बाद ली थी, वो भी 8,500 किलोमीटर के करीब चल चुके हैं, लेकिन इसके तो जवाब ही नहीं है। मैंने इसको ये लिया था कि चलो लोकल छोकल में जहाँ चलना वहाँ चलाता हूँ, लेकिन दिल्ली के चक्कर भी मेरे इससे लग रहे हैं। भाई मेरी एवरेज स्पीड वैसे हाईवे पर करीब 85-90 रहती थी, लेकिन जब से ये आई है तब से 100 के अराउंड मेरी एवरेज स्पीड रहती है। रीज़न कि भाई गाड़ी की जो वो है ना, रोड पे चिपक के चलना, स्टेबिलिटी वो इतनी बढ़िया है कि बात ही अलग है इसकी। इससे पहले मैंने कुछ टाइम तक, 1.5 साल तक करीब, बलिनो भी रखी है, तो बिल्कुल बलिनो वाली ही बातचीत ये देती है हाईवे पर। इस बारे में तो लाजवाब है। किसी को भी अगर राइड क्वालिटी, ड्राइव क्वालिटी या फिर स्टेबिलिटी के बारे में जानना है तो भाई ये गाड़ी, मतलब डाउट में मत रहना, बहुत ही ज़बरदस्त है। और कई लोग सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी पे भी आएंगे, मैं उस पॉइंट पे भी आऊँगा, अभी बताऊँगा, है ना। और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर जो इसके हेडलैम्प है वो भी चेंज कराए थे। किसी भी चीज़ में अब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। ये सारी चीज़ें मैंने इसका वीडियो डाला था जब मैंने ये ली थी और लेकर गया था इसे करोल बाग, मैंने सारा वीडियो डाला था करवाने का। तो एक साल बाद आज मैं गवाही दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई कोई दिक्कत किसी भी चीज़ में, किसी भी एसेसरी में अब तक नहीं आई। मेन चीज़ इंस्टॉलेशन होती है, क्योंकि ये जो पार्ट हैं ये ओरिजिनल ही मारुति के थे, तो इनकी क्वालिटी पे तो हम डाउट कर ही नहीं सकते, शक कर ही नहीं सकते। हाँ, यही कोई नकली दूसरी कंपनी के होते तब कुछ ना कुछ इसमें फॉल्ट आता। भाई मारुति की क्वालिटी थी तो ओके रिपोर्ट रहनी थी, ओरिजिनल थे। बाकी आ जाता है इंस्टॉलेशन, तो इंस्टॉलेशन भी अच्छा हुआ था, अब तक किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आई थी। अलॉय व्हील अपने ओरिजिनल वाले मारुति के ही बिल्कुल मैंने उसी टाइम ले लिए थे जब गाड़ी ली थी, तो इसमें तो कोई भाई प्लस माइनस की बातचीत ही नहीं है, ओरिजिनल चीज़ है, बढ़िया चल रहा है। किसी तरह की अब तक इस गाड़ी में अलाइनमेंट और बैलेंसिंग की दिक्कत हुई नहीं। मैंने अब तक 30,000 किलोमीटर में भी आपको बताया था, अभी रिसेंट में जो सर्विस ऑन व्हील्स घर पे गाड़ी बुला के सर्विस कराई थी उसमें बताया था कि भाई इतना देखो अभी इसमें ट्रेड बच रहा है। 33,000 किलोमीटर के बाद भी अभी इतना ट्रेड बच रहा है। और अगर डिस्क ब्रेक की बात करें, पैड की बात करें, तो वो भी अभी अच्छे खासे बच रहे हैं। जो सर्विस गाय था, सर्विस इंजीनियर था, उसने खुद बोला था कि भाई 15-20 हज़ार ये चल जाएंगे अभी। तो जितनी इनकी एज रहती है 50-55 हज़ार, 60 हज़ार, वो अच्छी खासी चलने वाली है। इस बारे में तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये भी एडिशनल खर्चे ही होते हैं यार। अगर इनकी लाइफ कम है तो ये आपकी पॉकेट पर ही तो आएगा। अब तक जितनी मैंने इसकी सर्विस में पैसे दिए हैं, तो 20,000 किलोमीटर वाली जो पिछली हुई थी उसमें मैंने इसमें भरे थे करीब 4400 का बिल आया था, 4400 का, डिस्काउंट करके 3500-3600 रुपये बिल दिया था। और ये जो रिसेंट अभी हुई है सर्विस ऑन व्हील्स, मतलब घर पे जो सर्विस आगे करी है, उसमें वही 4400 का बिल बैठा और घर पे आके
डिस्काउंट वगैरह भी करा, उसमें भी मैंने 3500 रुपये दिए हैं। अब आप ये कहोगे भाई हमारी 6000 हुई 7000 हुई, क्योंकि पिछले वीडियो में लोगों ने बोला था। तो भाई वो आपकी गलती है, ईमानदारी से सारी जो सर्विस एजेंसी हैं सब कमाने के लिए बैठे हैं, सब उसमें उल जलूल चीज़ें जोड़ेंगे अपने कमाई करने के लिए। लेकिन मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप सर्विस पे गाड़ी दो तो बिल्कुल गूंगे बहरे बन के मत दे दो। आप उनसे गाड़ी देते हुए एस्टीमेट लो। आपको ये पता होना चाहिए जो आपके साथ सर्विस बुक दिया गाड़ी के साथ वो पढ़ लो, उसमें जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वाली चीज़ें सारी लिखी हुई हैं कि क्या ज़रूरी है इसमें इस वाली सर्विस पे चेंज होना। दैट्स इट। आप सिर्फ वही चेंज कराओ, उनसे एस्टिमेट लो, वही वाली चीज़ें उसमें मेंशन करो और देखो आपका बिल क्यों नहीं नीचे आएगा। जब उसमें उल जलूल चीज़ें जुड़ी हुई होंगी तो बिल जुड़ना ही है ना, बढ़ ही जाना है। तो ये मैं खुद कस्टमर की गलती मानता हूँ, वो तो भाई कमाने के लिए बैठे हैं, धंधा देने के लिए बैठे हैं अपने मालिक को, ठीक है। और बाकी इसमें मैंने ये कनेक्टेड टेल लैम्प भी लगाई थी, बहुत सारी चीज़ें लगाई थी, तो सारी चीज़ें अब तक ओके रिपोर्ट रही हैं। बात आ जाती है स्पेशली सीएनजी लेने वाले कि भाई ये माइलेज क्या दे रही है। तो भाई माइलेज की कहानी में तो मज़ा सा ही आ गया। 3 रुपये किलोमीटर पड़ती है ये केवल। ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं इसे अंधाधुंध भी चलाऊँ तब भी इसे फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत ढीठ है ये। 29-30 तक आएगा, 29-30। और जब मैं इसे हाईवे पर ले जाता हूँ, बिल्कुल एक स्ट्रेच पे 5वें गियर पे चलती है, उस समय ये लगभग 33 के अराउंड ये देती है। और मैं ये फुल एसी की बात कर रहा हूँ भाई। सीएनजी में कोई तोड़ ही नहीं है। हाँ मैंने इसे पेट्रोल पर भी चलाया कुछ टाइम, ऐसा नहीं है पेट्रोल पर बिल्कुल चली नहीं है। पेट्रोल पर ये 20 से 21 का देती है एक्चुअल में, और मैं टैंक टू टैंक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो सीएनजी चलाता है उसे टैंक टू टैंक की आदत पड़ जाती है, मीटर को वो देखता ही नहीं है। अब एक और हिडन चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो कि सीएनजी गाड़ियों में एप्लीकेबल होती है भाई, वो है सीएनजी के साथ साथ पेट्रोल भी खाती है गाड़ी। ये है, ऐसा नहीं है कि लगातार साथ के साथ जाता रहता है, बहुत ही हल्की सी जो क्वांटिटी होती है वो जाती है। अब वो कितनी है तो ये समझ लो करीब 900 से 1000 रुपये का तेल पेट्रोल आपका 10,000 किलोमीटर अगर आप सीएनजी पे चला जा रहे हो तो पिछू से छोटा थोड़ी सी मात्रा में वो लेती रहेगी। तो सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी लेती है। इसीलिए आप देखोगे जो भी सीएनजी कंपनी फिटेड होती हैं वो गाड़ियाँ बहुत अच्छी चलती हैं, है ना। वो 5-5 लाख किलोमीटर चली हुई हैं बिना किसी इंजन में दिक्कत के। वहीं जो भी गाड़ियाँ ऊपर से सीएनजी जो किट है वो फिट होती है ना, वो बहुत जल्दी इंजन ख़राब ही हो जाते हैं उनके। आपने देखा है सीएनजी ख़राब नहीं करती, जो उनकी सेटिंग इंस्टॉलेशन होता है, ट्यूनिंग होती है, वही ख़राब करती है। अब इसीलिए बहुत बढ़िया तरह से इंजन ट्यून रहते हैं। और ये सिर्फ इसी की बात नहीं है, आप कोई सी भी गाड़ी उठाओगे, चाहे टाटा का भी जो सीएनजी का वो है ना उनका जो ब्रोशर होता है उसे उठा के देखोगे मैनुअल, तो उसमें भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि आप उसे स्विच करके चला लो, नहीं तो वो पिछू से तो लेती रहती है थोड़ा थोड़ा। उसमें कंपनी लिख के देती है कि 300 किलोमीटर के बाद 10 किलोमीटर पेट्रोल पे चला लो। तो इसीलिए रवा होकर रहता है इंजन, बिल्कुल दोनों के लिए ट्यून्ड रहता है, पेट्रोल के लिए भी सीएनजी के लिए भी लाजवाब है। तो ये डाउट निकाल देना वो पुराने वाले कि सीएनजी गाड़ियों के इंजन ज़्यादा नहीं चलते, इंजन ठप हो जाते हैं। अगर आप कंपनी फिटेड ले रहे हो, स्पेशली मैं तो ये मारुति की बात करूंगा, तो आपके इंजन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वही जितना आपका पेट्रोल में चलता है इंजन उतना ही आपका सीएनजी में भी चलेगा। हाँ आप सर्विस जो है वो सर्विस सेंटर से ही कराएं, क्योंकि भाई सीएनजी किट के भी फिल्टर चेंज होते हैं, लोग इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। और बाहर के जितने भी वो हैं ना सड़क पे बैठे हुए जो वो हैं टेक्नीशियन हैं या मिस्त्री हैं, तो उनकी तरफ वो गलत नहीं होते, लेकिन उन्हें छोटी छोटी चीज़ें जो कंपनी लिख के देती है ना उनका ध्यान नहीं रहता। उनके लिए तो सर्विस का मतलब बस इंजन ऑयल, जो मोबिल फिल्टर है वो हो गया, एयर फिल्टर हो गया, बस ये 3 चीज़ें ही रहती हैं, दैट्स इट। इसीलिए अच्छी जगह सर्विस सेंटर में टाइमली सर्विस कराओगे तो आपकी चाहे सीएनजी हो पेट्रोल हो बिल्कुल वही चलेगी जितनी उसकी पूरी एज है। अब बात आ जाती है अंदर के स्पेस की, मतलब जो आपके साथ साथ पीछे भी लोग बैठेंगे उनके कंफर्ट की। भाई मेरी हाइट का मैं, हमारे घर में इतने लंबे लंबे लोग नहीं हैं तो कोई टेंशन ही नहीं है मुझे, है ना। मैं फिर भी पीछे करके थोड़ी सी चलाता हूँ इस सीट को, ये मेरे हिसाब से सेट है। अब इसके बाद भी आप देखोगे तो आपको अच्छा खासा लेग रूम इतना मिल जाता है। अंडर थाई सपोर्ट और आगे की सीटों का जो अंडर थाई सपोर्ट है, कंफर्ट है, वो बहुत बढ़िया है। मैं सच में बेस्ट इन क्लास मानता हूँ जो आगे की सीट कंफर्ट देती हैं दोनों के फ्रंट रो। और यहाँ पर भी बहुत बढ़िया है। लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्हें थोड़ा सा हेड रूम की कमी लग सकती है, क्योंकि आगे से देखोगे बाहर से हल्का सा स्लोप जैसा दिखता है ना, तो जिनकी ज़्यादा लंबाई है उनको यहाँ पर जैसे सरदार लोग हैं, सिख लोग हैं, उनकी पगड़ी लग सकती है। लेकिन अगर आप लगभग
5'9" तक की हाइट के हो तब भी आपको पीछे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ नी रूम लेग रूम में तो कोई दिक्कत होनी नहीं है, सिर्फ यहाँ हेड रूम की बात बता रहा हूँ मैं, वहाँ पर थोड़ी सी होगी। तो ये चीज़, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, आपके घर में सबकी लंबाई ज़्यादा है ना, तो एक बार थोड़ा सा बैठ के देख लेना। बाकी अगर उससे कम है, रेंज में ही है, 5'9", 5'10" तक है, तब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब बात आ जाती है बिल्ड क्वालिटी की, क्योंकि 100 अच्छाइयाँ गिना लो, लेकिन जवाब वही आ जाते हैं कमेंट्स में जो टीन पतरा है ना इसका उसकी क्वालिटी। तो भाई कहीं कहीं ये मुझे बहुत अच्छा दिखा देती है, कहीं कहीं मुझे डाउट क्रिएट करवा देती है। ये देखो एक निशान, आप ये यहाँ पर डीप सा दिख रहा है, ये भाई अंदर को थोड़ा सा डेंट आ गया इसमें। अब ये हुआ कैसे पता है, इस गाड़ी के साइड में जिमनी खड़ी थी, जिमनी का पीछे वाला जो डोर है उसका आप आर्च देखोगे है ना, तो वो कोना प्लास्टिक का है उसका। उस साइड में जो पीछे बच्चे बैठे थे उन्होंने एकदम जोर से खोल दिया, वो यहाँ पर टकराया तेजी से, और भाई इसमें डेंट हो गया उसके प्लास्टिक के क्लैडिंग से। अब उसकी भाई तारीफ करूँ या इसकी बुराई करूँ, क्या करूँ, लेकिन यहीं पर ही मैं नहीं रुका। इसके अलावा ये गाड़ी इतनी जगह छुटपुट लग चुकी है। आगे मैं 70-80 की स्पीड पे था, यहाँ कुत्ता टकराया बहुत ज़ोर से इस साइड, ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हल्की सी हेडलैम्प अंदर हुई थी, और ये देखो ये यहाँ पर ये निशान आया बस, नहीं तो कोई और होती सबसे पहले यहाँ से जो लॉक है वो टूट जाते। इसको ये चीज़ कुछ नहीं हुई। ये सबसे अच्छी चीज़ है, जो ये क्लेडेड पार्ट होता है ना, थोड़ा सा ये इसको बम्पर को होल्ड करके रखता है यहाँ से, नहीं तो जिनमें ये नहीं होता वो सबसे पहले यही निकल आते हैं। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई। एक और बार मैंने वो वीडियो डाला था जिसमें माइलेज टेस्ट कर रहा था इसका, और एक कार आगे से इसको इस तरह से सोनेट से टकराते हुए भागी बड़ी ज़ोर से, भाई इसे तब भी कुछ नहीं हुआ। ये देखो सिर्फ स्क्रैचेस हैं, ये माइनर स्क्रैचेस हैं, दैट्स इट। बम्पर इंटैक्ट था, वहीं का वहीं था, तब भी कुछ नहीं हुआ। और पीछे तो कितनी बार ऐसा हुआ है, ये देखो ये बम्पर पे स्क्रैचेस देख रहे हो, ये मैंने ऐसे क्यों छोड़ रखे हैं पता है भाई, जब मैंने ये गाड़ी ली थी तभी महीने में 3 बार इस पे पीछे ही आके, कभी टूटा हुआ मिल रहा है, मैं बाहर खड़ी करके जा रहा हूँ कहीं दुकान के, उसके अलावा कोई पीछे से आके मार दे रहा है खड़ी गाड़ी में, खड़ी गाड़ियों में लगे थे महीने में 3 बार। तो फिर मैंने ये छोड़ ही दिया, मैंने कहा नजर उतरा छोड़ा सा छोड़ दो इस पर। लेकिन कभी भी बम्पर के अलावा अंदर का मेटल, कोई भी पार्ट, कुछ भी किसी को कुछ नहीं हुआ। ये चीज़, अब प्लास्टिक तो टूटने के लिए बनी है ना यार, तो वो टूट गई कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत इम्प्रेस करी इसकी, कि कहीं भी किसी भी तरह से अब तक बड़ा मेजर कोई इम्पैक्ट नहीं। हमेशा हमें मारुति की गाड़ी में ही लगता है यार छोटा सा चोट लगी थी, हल्का सा इम्पैक्ट था और इतना बड़ा डैमेज हुआ, लेकिन स्पेशल इस गाड़ी में ये चीज़ फील नहीं हुई कि छोटे से इम्पैक्ट में कुछ बड़ा कुछ नुकसान हुआ हो। अब एक बार मैं सेल्फ भी मार के दिखा देता हूँ आपको कि अब क्या ट्यूनिंग की स्टेज है इंजन की। इस समय तो बिल्कुल शबाब पे है ये देखो कितना सा सेल्फ लिया है मैंने। देखो दोबारा दिखाता हूँ, ये किया मैंने बंद, ये ऑन करी, अब देखना ये देखो तो बिल्कुल हल्का भाई, आधा सेल्फ, एक सेल्फ भी नहीं आधा सेल्फ लगता है, बस गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। ये है इसकी ट्यूनिंग, और भाई बिना किसी टेंशन के, बिना कुछ कहे, आराम से टिक करके ये हो जाती है। हाँ सीएनजी पे कन्वर्ट, कोई टेंशन नहीं। हाँ एक बार सीएनजी फुल करवाते हैं तो भाई, क्योंकि इसका 55 लीटर टैंक कैपेसिटी है, वाटर फिलिंग कैपेसिटी है ना, तो लगभग खाली सिलेंडर, अच्छा प्रेशर 220-230 का, तभी ये 7.5 से 8 किलो भर पाती है। लेकिन वो भी आपको दे देती है रेंज करीब मैं इसको मैक्सिमम जो चला चुका हूँ ना, बिल्कुल मैक्सिमम 272 किलोमीटर एक बार के फिलअप में चला चुका हूँ, बिल्कुल लास्ट, जो कि मोर देन सफिशिएंट है इसके एवरेज की वजह से। और उस समय मुझे इसने 34 का माइलेज दिया था। अब बात आती है क्या टिपिकल मारुति वाली इसमें मेरे को दिक्कत दिखी है। तो भाई जो मारुति की आजकल की गाड़ी है, क्या ही कहूँ, जो इसका रियर सस्पेंशन है वो सीपेज करने लगता है, और बहुत हल्का हल्का, ऐसा नहीं लीकेज आपको बहुत ज़्यादा गीला दिखेगा, आपको डस्ट गिली से चिपकी हुई दिखेगी अंदर। आप समझ रहे हो, जो इसकी डस्ट कैप होती है, ये यहाँ पर इस डस्ट कैप के नीचे जहाँ पर आपको स्ट्रट दिखता है वहाँ पर हल्का हल्का। और ये चीज़ ये नहीं है इसी गाड़ी में, भाई मैं जब वैगनआर ली थी सन 2021 के अराउंड की बात बता रहा हूँ मैं, उसमें भी यही दिक्कत थी। 5-10 हज़ार किलोमीटर में आपको सीपेज दिखने लगता है। फिर उसके बाद मैंने बलिनो ली, उसमें भी यही दिक्कत, इसमें भी यही दिक्कत। फिर कंपनी ने सीपेज को नॉर्मलाइज ही कर दिया भाई, पीछे से ये कह ही दिया कि ये लीकेज नहीं है, लीकेज और सीपेज 2 अलग अलग चीज़ें हैं।
और जब तक सीपेज है कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कुछ टाइम बाद अगर वो बढ़ जाता है, थोड़ा सा वो लीकेज की तरफ को चला जाता है, तो इसको वारंटी में रिप्लेस कर देंगे। लेकिन भाई ये चीज़ टिपिकल मारुति वाली है इसमें। लेकिन अगर ओवरऑल सस्पेंशन की बात करें, कंफर्ट की बात करें, वो अच्छी है। और एक और चीज़ देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये पीछे क्योंकि इसमें सिलेंडर लगा हुआ था तो मैंने ऊपर ये ट्रे लगा ली थी, देखो। अब आप कहोगे भाई कितनी सी जगह बची। ये जो जितनी जगह है इसमें 2 बैग आ जाते हैं यहाँ पर। सिर्फ 2 बैगों की आप लेकर चलो, बाकी मैनेज करना है, थोड़ा सा पैर में रखो या कुछ करो, वो थोड़ा सा आपको कंफर्टेबल नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर 2 बैग आ जाते हैं, इतनी ये जगह है। देखने में लग रहा है छोटी है कि यार कुछ भी नहीं बची, लेकिन जितनी ये हाइट है यहाँ पर, जितनी चौड़ाई है, 2 बैग इजीली आ जाते हैं। तो किसी तरह की दिक्कत नहीं है। हाँ, इसको हटा दोगे तो और ये साइडों में बुजुम बुजुम करके थोड़ी सी जगह मिल जाती है। लेकिन थोड़ा सिस्टमैटिक रखने वाली ना, दिखने वाली चीज़ यही है। क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा लंबा परिवार को लेकर जाना नहीं है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। फैमिली के साथ जाता हूँ तो भाई अपनी एक्सयूवी उठ जाती है, बड़ी डिग्गी वाली। इसमें मैं जाऊँगा या मेरा एक दोस्त चला जाएगा तो 2 बैग आराम से आते हैं, पीछे की सीट खाली रहती है। तो फिलहाल मैं आपको रेफरेंस के लिए पीछे का ये ट्रे लगने के बाद भी दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये भी लगाई है और ये भी शौक पूरे कर लिए मैंने इस बार। अभी कुछ दिन पहले मैंने ये लगाई है, सबसे छोटी वाली है, 8 इंच की बेस ट्यूब। और क्योंकि म्यूज़िक प्लेयर लगा हुआ था, म्यूज़िक प्लेयर भी आपको दिखा देता हूँ। भाई इसने तो मज़ा ही बांध दिया। एक बार को मेरा सैमसंग का अल्ट्रा है मेरे पास, वो हैंग हो सकता है, लेकिन ये तो अलग ही चीज़ है भाई। अब इसकी तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसने इतना खुश रखा है भाई। फुल एचडी प्ले करता है ये, ठीक है। और उसके ऊपर कहीं भी इसमें लैग नहीं आता। अगर 60 FPS कोई भी वीडियो है तो वो भी उसी स्मूथनेस के साथ ये प्ले करता है। फ्रेम रेट बहुत अच्छा। अब है कौन सा ये बता देता हूँ, एक बार गाड़ी स्टार्ट कर लूँ। हाँ, हाँ, तो अब है कौन सा ये, तो भाई ये जीवा कंपनी है उसका है। लेकिन ये जीवा वगैरह पे मत जाना, अंदर जो चीज़ होती है उस पे जाओ। ये है इसका जो प्रोसेसर है वो है ऑक्टा कोर है। 32 GB इसकी मेमोरी है और शायद 2 या 4 GB रैम है। लेकिन इतने में भी काफ़ी मैंने इसमें ऐप वैप भी डाल रखी हैं, देखो नेटफ्लिक्स वगैरह। इसके इंटरनल में भी मैं सेव कर लेता हूँ, चीज़ों को डाउनलोड कर लेता हूँ। फिर भी प्राइम वीडियो बहुत ही बढ़िया चलता है। आप देखो क्या स्मूथ है यार, आज तक बिल्कुल नहीं अटका, एक पैसे की दिक्कत नहीं आई। महंगा थोड़ा था, करीब ये 15-16 हज़ार रुपये के अराउंड है, लेकिन वर्थ है। अगर कभी भी आप लो, अगर यही ब्रांड का मिल जाए तो भाई यही आप दुकानदार से कह के ले लो कि भाई जीवा का ये वाला दे दो ऑक्टा कोर। अगर ये नहीं मिल रहा, ये प्रो करके आता है, जीवा प्रो करके है ना। और अगर ये नहीं मिल रहा तो किसी भी कंपनी का उनसे ऑक्टा कोर की गारंटी लेना, ठीक है। लेकिन भाई क्या ही चीज़ है, जो भी हम कहते थे अटकते हैं कुछ होते हैं, बहुत ही लाजवाब चलता है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, और वो भी मल्टी टच रेस्पॉन्स के साथ है। कईयों में मल्टी टच नहीं आता, इसमें मल्टी टच है। 2 उंगलियों से जूम इन जूम आउट वो कर सकते हो आप। बहुत ही लाजवाब चीज़ है ये, मेरे को पर्सनली बहुत फेवरेट लगा। मेरे बच्चे खुद इसी गाड़ी में बैठते हैं, क्यों, इसमें देखते जाते हैं वो अपने कार्टून वगैरह। अब इन सारी चीज़ों के अलावा गाड़ी में एक और चीज़ है बहुत ज़रूरी होती है, वो है गाड़ी का परफ्यूम। और आपने हमेशा मेरी गाड़ी में ये इन्वॉल्व का टैग टंगा हुआ देखा होगा। ये सिर्फ ऐसे नहीं टंगा रहता कि भाई ये स्पॉन्सर कर रहे हैं मुझे इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। भाई वाकई में ये सारी चीज़ें मैं गाड़ी की ईमानदारी से बता रहा हूँ। तो ये भी बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी और काफ़ी ज़्यादा अच्छे परफ्यूम्स हैं। और आप ये देखो, इसकी कंडीशन देख रहे हो, ये जब से गाड़ी लिए तब से टंगा हुआ है। 1 साल में ये इतना येलो येलो हो चुका है, क्योंकि इस पे डेली, ये देखो यहीं पर ही रखे रहता हूँ मैं, साइड में ये पड़ा हुआ है। और ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, लेवेंडर फॉरेस्ट। और आप ये देखो यार, ये सारी चीज़ें बिल्कुल रियल है। ये इतना सा खर्च हुआ है, इसको करीब हो चुका है 2 महीने अभी इस वाले को। और होना क्या होता है, क्योंकि दिन में सिर्फ 2 ही बार स्प्रे होता है, ऐसे और ऐसे, बस काम ख़त्म। भाई इतने में ही क्या खुशबू हो गई है। और गाड़ी अगर आपकी फ्रेश एयर पे नहीं जा रही और उसके साथ शीशे नहीं खुल रहे तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आपकी खुशबू को बना के रखता है बहुत लंबे टाइम तक। हाँ, अगर आपका शीशे खुल जाते हैं तो भाई खुशबू निकल जाती है, वो किसी भी गाड़ी की। या फ्रेश एयर पे कर दोगे तो खुशबू निकल जाएगी, आपको दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन अपनी गाड़ी के शीशे बंद रहते हैं, AC चलता रहता है, तो बढ़िया खुशबू रहती है। बहुत सारी रेंज है, मैं आपको दिखाता रहता हूँ बीच बीच में। लेकिन आप चाहो ट्राई करो, बढ़िया परफ्यूम्स हैं और डिसअपॉइंट नहीं करते। स्पेशली ये जो स्प्रे वाले हैं, मैं खुद इसको मस्त मज़ा देते हैं, यूज़ कर रहा हूँ। तो बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके चेकआउट कर लो और बाय कर लो अपना इन्वॉल्व योर सेंसेस का रेन फॉरेस्ट परफ्यूम। और ये है स्पेशल जो मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, लेवेंडर फॉरेस्ट। यहाँ पर मैंने डैश कैम लगाया था, वो बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। स्टीयरिंग व्हील बहुत सेट चल रहा है। अब तक इसके जो ये हैं अपने, वो चालू नहीं हुआ है। हाँ, मेरे पास फ़ोन आया था करोल बाग से कि भैया ये चालू हो चुके हैं अपने, जो क्रूज़ कंट्रोल होता है वो करवा लो।
लेकिन मेरे को ये बताया कि भाई जो नॉर्मली जैसे Hyundai की गाड़ी में सिर्फ तार लगा के हो जाता है ना, इसमें वो नहीं हो रहा है, इसमें कुछ ECU में कर रहे हैं, है ना, सेटिंग बाजी। तो मैंने कहा मैं वो नहीं करवाऊंगा, थोड़ा सा यार अंदर थोड़ा हल्की सी एक लकीर को पार नहीं करना चाहता मैं, ना। बाकी जब कुछ होगा ऐसा कि हाँ बिना कुछ ज़्यादा तामझाम करे हो जाएगा, तब मैं करवाऊंगा। बाकी तो यार क्या ही कहने इस गाड़ी के, कंफर्ट की बात करें और आराम की अर्गोनॉमिक्स की बात करें, बहुत ही बढ़िया। भले ही 5 गियर हैं लेकिन बहुत अच्छे आरपीएम पे चलती है ये। मैं 100 पे इसे लगभग 2600 आरपीएम पे इसे क्रूज़ करता हूँ, जिसकी वजह से माइलेज भी अच्छा देती है। तो कई गाड़ियाँ हैं जिसमें आपको ये फील होने लगता है कि भाई यार 1 गियर और होता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लगता। हाँ 100 तक की स्पीड के लिए कह रहा हूँ मैं। बाकी अगर इससे ऊपर आप ले जाना चाहते हो तो भाई ये फिर 110 115 पे आके 3000 आरपीएम टच कर जाती है, तो आपको लग सकता है कि यार 1 गियर और होता, लेकिन 100 की बहुत सही स्पीड है, स्पेशली इस वजन की गाड़ी के लिए। वजन कितना है, वजन लगभग इसका है 980 किलो के अराउंड, जो कि सफिशिएंट है। कहीं भी आपको टेंशन नहीं लेनी होती कि आगे गड्ढा है या क्या है। जिस कंफर्ट के साथ आप जा रहे हो अंदर बैठ के, आप बिना कुछ सोचे समझे किसी भी छोटे पॉट होल से धाएँ से निकाल सकते हो। बड़े पहिए और साथ में जो इसका अप्रोच एंगल और ग्राउंड क्लियरेंस है ना 190 mm का, वो बहुत प्यारे तरीके से निकालता हुआ ले जाता है। जो इसमें बल्ब आए थे अंदर, क्योंकि सिंगल प्रोजेक्टर है, वो किसी काम का नहीं था। मैंने इसमें जो बहुत हाई पावर के हैं वो लगा रखे हैं LED, ठीक है, वो भी जीवा के ही थे। मैंने अपने फ्रेंड की दुकान से लगाया था, वो आपने देखा साई कार शॉपी, तो नंबर मैं डाल दूंगा, अगर आपको बात करनी हो कर लेना। तो इसमें वो बहुत हाई पावर के लगाए थे, और जिम्मेदारी से चलाना है, ऐसा नहीं है भाई हाई पावर है तो आंखें फोड़ते चलो। सामने से कोई गाड़ी आ रही हो तो लो बीम कर लो और बाकी हाई बीम, और एक ही ये बल्ब ना भाई क्या ही मज़ा बांधते हैं, रोड बिल्कुल आपको चकाचौंध कर देते हैं। बहुत ही अच्छी लाइटिंग है वो बल्ब चेंज करने के बाद। हाँ बल्ब वही रहेगा पुराने वाला, तो उसमें मज़ा नहीं आता। अब ये मैंने यहाँ पर मिरर चेंज कराए थे, तो इसमें इंडिकेटर वगैरह लगा हुआ ही आया था, तो मैंने कहा अगर एक और एक्स्ट्रा लाइट है यार क्यों ही हटाऊँ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसे मैंने लगा रहने दिया। एक्स्ट्रा इंडिकेशन है, किसी को अगर पीछे वाले को कोई यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट पर है, इस जगह है, और मैं इंडिकेटर दे रहा हूँ यहाँ से, उसे सपोज ये नहीं चमक पाया तो ये दिख जाएगा, कोई बात नहीं, एक एक्स्ट्रा चीज़ है, हटाने की ज़रूरत नहीं। बाकी कुछ कुछ जगह तो ये डिम्पल डॉट्स ही होती है ना, वो अलग ही लेवल पे दिखती है। ये देखो एक आपको ये दिखाएगा, और ये भी हल्का सा दबा हुआ है, ये देखो ये दिख रहा है। ये किससे हुआ था पता है, झाड़ियाँ थी जो काट के नीचे बिछा दी जाती है ना, सूखी हुई झाड़ी थी और लकड़ी थी इतनी पतली, बस वो तिरछी करके इसमें ऐसे करके लगी है और इसने ही बॉडी को दबा दिया था। भाई कुछ कुछ जगहें तो यार बहुत ही बढ़िया लगती है, कुछ कुछ जगहों में ऐसा कर देती है ये कि भाई टिपिकल मारुति वाली बिल्ड है। लेकिन ओवरऑल अगर कहूँगा तो बिल्ड से मैं 10 में से 7 नंबर दे दूंगा, जो कि एक सेटिस्फैक्शन लेवल पे आ जाता है कि हाँ जो मुझे गाड़ी ओवरऑल सर्व कर दे रही है ना, उसके हिसाब से ओके रिपोर्ट है। हाँ यही मेरे को माइलेज कम दे रही होती, मेरे को कंफर्ट नहीं दे रही होती, मेरे को बहुत सारे पैसे ले रही होती सर्विस से, तब तो मुझे ये चीज़ें भी अखने लगती है इसकी, है ना। बाकी जो शाम के समय पीछे की लैंप जलती है और ये लुक देती है कनेक्टेड टेल लैम्प वाला, ये तो बहुत मस्ट वाली चीज़ें हैं। अगर कोई भी लेगा तो ये ज़रूर इसमें करवाओ, है ना। और हाँ यहाँ छेद मत करवाओ भाई, मारुति का जो कैमरा आ रहा है मैंने देखा था, वो यहाँ पर इतना बड़ा सा छेद करके लगाते हैं, वो मत करवाओ। ये यहाँ पर ये ऊपर की साइड कैमरा लगवाओ ना। मारुति से नहीं लग रहा कोई बात नहीं, बाहर से आप लगा सकते हो, लेकिन कैमरा यही वाला, यहाँ तो लुक ही ख़राब हो जाता है। और इस कैमरे में आपको नंबर प्लेट और साथ में बम्पर का रेफरेंस दिखता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा बम्पर आपको वाइड एंगल में दिखता है। लेकिन जब यहाँ लग जाता है तो आपको साइडें थोड़ी दिख रही हैं, साइडें नहीं दिखती। वो यहाँ लगने के बाद सिर्फ यहाँ से इम्पैक्ट कितना दूर है वही दिखता है, देख रहे हो। इस तरह से आपको प्लेट भी दिख रही है और इधर से इधर तक पूरा एज टू एज दिख रहा है, आपको पूरा रेफरेंस मिल रहा है कि कोई चीज़ अगर साइड में भी है थोड़ी सी तो वो कितनी दूर है बॉडी के। और ये जो मैंने इसमें कैमरा लगाया हुआ है, ये ब्लॉपंग का ओरिजिनल कैमरा है, वाइड एंगल आता है, इसी वजह से बहुत बड़ा आपको ये व्यूइंग एंगल दिखा रहा है। और एक और चीज़ जो इसमें स्पेशल लगी है, जैसे ही मैं इसे यहाँ से हटाऊँगा तो भाई इसमें मैंने फ्रंट कैमरा भी लगाया था, ये देखो ये इसमें फ्रंट कैमरा भी लगा हुआ है। हाँ इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो सिस्टम है ये अपना 360 डिग्री कंपैटिबल है। अगर आपको इसी में 360 डिग्री लगाना है तो आप ऊपर से कैमरा ले सकते हो, किट ले सकते हो, लेकिन मैंने इसमें 2 कैमरे लगा दिए थे, एक आगे एक पीछे, है ना। और जैसे ही पीछे वाला जैसे बाकी की कंपनी में होता है ना, पीछे वाले से हटती है गाड़ी फॉरवर्ड होती है,
है ना, तो तुरंत ही ये कैमरा चल जाता है और कुछ ही सेकंड तक रहता है। तो इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ें मुझे 1 साल में उस 33,000 किलोमीटर में दिखी है। तो यही चीज़ लोगों को धीरे धीरे समझ आ रही है। इसी वजह से भाई ये गाड़ी इतनी सक्सेसफुल हो रही है। अच्छे खासे रेटों में है, ऐसा नहीं है। बेस मॉडल भी इसका लेने जाओगे तो आपको लगभग 8.5 लाख रुपए का मिल रहा है, कोई कम कीमत नहीं है वो। लेकिन फिर भी लोग ले रहे हैं, रीज़न है उन्हें बलिनो वाला कंफर्ट, बलिनो वाला जो ईज़ ऑफ माइंड है, पीस ऑफ माइंड है, वो सारी चीज़ें मिल जा रही हैं अच्छे खासे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ। तो आज के समय में किसी को भी जो एसयूवी की तरफ जा रहा था वो ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से ही तो जा रहा था। सब ये कहते थे कि भाई नीची ले ली, ऊंची चाहिए। तो यार वो सारी चीज़ें इसी में मिल जा रही हैं, अंदर कंफर्ट भी जो नीची गाड़ी का और साथ में ऊंची गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी भी। इसी वजह से लोगों को ये गाड़ी समझ में आ रही है। और दूसरी चीज़, इसकी सेल्स बढ़ाने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो इस सीएनजी वेरिएंट का है। अब आप कहोगे क्यों, कैसे? सीएनजी गाड़ी तो बहुत बेच रही है मारुति। भाई ये अकेली गाड़ी है फ्रॉन्क्स जिसके बेस मॉडल में कंपनी ने सीएनजी वेरिएंट दिया है। आप ये देखोगे मारुति हमेशा जो बीच का वेरिएंट होता है वीएक्सआई, उसमें उठा के दे देगी, है ना। बाकी एलएक्सआई में भी देती है, वैगनार में देती है, लेकिन वो बिल्कुल ही कोरी गाड़ी होती है, उसमें कुछ भी नहीं आता था। लेकिन ये जो गाड़ी है ये अच्छे खासे स्टैंडर्ड फीचर्स के साथ, प्रीमियम नेक्सा की बैजिंग के साथ, और आपको बेस मॉडल में सीएनजी देती है। तो भाई लोगों ने हाथों हाथ लिया है। बहुत ही ज़्यादा इसकी जो गिनती है ना वो सीएनजी के साथ बिक रही है। बहुत बड़ा हाथ है उस चीज़ का। और बाकी तो मज़े ही मज़े हैं भाई, कोई टेंशन नहीं किसी भी चीज़ की। हर एक चीज़ अब तक वैसी की वैसी इंटैक्ट है। कहीं भी अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि कोई बटन ढीले हो गए, कुछ लूज़ हो गया, स्टीयरिंग आउट हुआ है कहीं से, क्वालिटी कंट्रोल वाली चीज़। हाँ, मैंने ये नॉब जो है ये चेंज कराया था ओरिजिनली ये भी, लेकिन ये इसका ऊपर का ये जो ऊपर का लिखा है ना 1 3 4 5, ये ऊपर का छूट चुका है ये थोड़ा सा क्वालिटी। और ये मैं कईयों का छूटा हुआ देखा है, तो ये टिपिकल मारुति वाला सिस्टम है। लेकिन बाकी सही है। इसमें मैंने एक और यहाँ जो खाली जगह होती है उसमें मैंने 12 वोल्ट का सॉकेट लगा लिया था, क्योंकि मैंने अपना कैमरा लगा रखा है। तो एक में कैमरा लग गया और दूसरे में अपना चार्जर फिट। बाकी अगर इसकी बात करूँ तो भाई मैं ये यूज़ कर रहा हूँ इस समय पोर्ट्रोनिक्स का, और ये है अपना 33 ऊपर टर्बो वाला, और नीचे अपना कितना है 18 वाट। टोटली शायद 51 वाट वाला ही है ना। और भाई ये लाजवाब है। इसका जो ये फास्ट चार्जर है ना, ये पीडी, और ये भाई ओरिजिनल केबल लगाओ और ये लगाओ, ज़बरदस्त। कुल अमेज़ॉन से 380-390 रुपये के अराउंड रहती है इसकी कीमत। बहुत ही बढ़िया है। और मैंने अपनी सभी गाड़ियों में ये लगा रखा है, कोई टेंशन नहीं। सैमसंग तो इतना बढ़िया इससे कंपैटिबल है, जितने भी फास्ट चार्जिंग कंपैटिबल है ना वो सारे के सारे इस पर बहुत सही चल जाते हैं। और कुछ चीज़ें तो मैंने इसमें ऐसी मस्तीखोरी की लगा रखी है। देखो यहाँ पर आपको ये आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें दिख जाएंगी ऑलरेडी ऑनलाइन। आप इसमें ऐसे लगा सकते हो भाई। क्या होता है कई बारी बच्चे इसमें देख रहे होते हैं ना कुछ भी अपना कार्टून आर्टून। अब मैं कहीं ऐसी जगह जा रहा हूँ जो मुझे मैप देखना है, तो क्या होता है मैं यहाँ पर मैप ऐसे करके लगा देता हूँ, दिख मुझे सामने का पूरा रहा है। ये वाइज़र की तरह है, वाइज़र भी तो नीचे करते हैं ना, वाइज़र की तरह काम कर रहा है। हल्की सी नज़र ऊपर देखी, काम हो गया, और अपना मैप में ये काम कर जाता है। जो मिरर पे लगते थे वो तो लगते ही थे, लेकिन थोड़ा सा ये यूनिक सी आइटम है, अच्छा सा फिट हो जाता है, और बाकी से ऐसा फोल्ड कर दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। विंडशील्ड पूरी की पूरी क्लियर है अपनी। और डैश कैम की बात करोगे तो ये 70 माई का A510 और डुअल चैनल में है, आगे भी पीछे भी। मेरी सारी गाड़ियों में यही लग रहा है। और जो एक्चुअली है उसमें तो 3 साल हो चुके हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल टिच। बहुत जगहों पे इसने साथ दिया है और बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। गाड़ी में अगर डैश कैम लगा रहे हो तो अच्छी क्वालिटी का ही लगाओ, क्योंकि इसमें भी इनबिल्ट बैटरी होती है। गाड़ी के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर चला जाता है। अगर ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो भाई ये खुद भी फट सकता है, आपकी गाड़ी को साथ में लेकर चला जाएगा और कोई क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऊपर से एसेसरी है जिसकी वजह से अगर आग लगेगी तो गाड़ी में लगेगी और कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी मना कर सकती है। इसीलिए चांसेस को उनको ख़त्म करो, लगवाओ तो अच्छी क्वालिटी का, बढ़िया क्वालिटी का लगवाओ, जिससे सुकून में रहो। तो भाई इतनी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट मैंने कवर कर ही ली हैं। जैसे कि ऊपर की जो टिन पतरा है उसकी क्वालिटी आपको बता दी, कहीं से भी जरा से में दब जाती है, लेकिन वहीं कहीं तेज़ इम्पैक्ट हुआ है तो वहाँ पर इसने बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी का अपना सबूत दिया है, तो वहाँ पर ओके रिपोर्ट है। जो टायर्स और ब्रेक शू, क्योंकि वो भी एक खर्चे के निशानियाँ, खर्चे में जुड़ जाते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। 33,000 किलोमीटर में भी अच्छी खासी इसमें अभी करीब 35% एज बच रही है। टायर भी स्टॉक है बिल्कुल ओरिजिनल, और वहीं जो डिस्क पैड है वो तो वही ओरिजिनल है ही। उसके साथ साथ सर्विस के खर्चे की बात करूँ तो
4 साढ़े 4 हज़ार रुपये खर्चा लेती है बस। पूरी पेड सर्विस की बात कर रहा हूँ। होशियारी से सर्विस कराओगे, जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं खुद पढ़ के जाओगे अपने ब्रोशर में, तो वही चीज़ आप चेंज कराओ, हमेशा बिल आपका नॉर्मल ही आएगा, ऊपर का उल जलूल नहीं आएगा। उसके अलावा अंदर कंफर्ट की आपको बता दी, माइलेज बता दिया 29, 28, 29, 30 लोकल में देती है। वहीं हाईवे पर जाओगे करीब 33, 33, 34 तक देती है सीएनजी में। पेट्रोल में 20 से 21 का देती है। उसके अलावा जो भी एसेसरी ऊपर से ये लगी हुई है, ये ओरिजिनल अगर मारुति की आप लगवा रहे हो, जो ये आपका बेस टू टॉप वाला जो सिस्टम फंडा होता है ना, वो वाली, तो वो आपकी बहुत अच्छी चलेंगी अगर उनका इंस्टॉलेशन अच्छे से हुआ है। क्योंकि भाई यही है ना, कहाँ से तार और किस तरह से वो लगाई जा रही है, बस यही इंस्टॉलेशन होता है। बाकी तो वो नक्के पेच वेच ही कसने हैं, वो तो सभी कस लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर अच्छी तरह से लगी हुई हैं तो वो सब कुछ आपका काम करेगा। जैसे ये भी ऑटो फोल्डिंग अच्छे से काम कर रहे हैं, स्टीयरिंग व्हील बढ़िया काम कर रहा है। किसी भी जगह गड्ढे वड्ढे में भी धाँ धमक में पड़ जाएगी गाड़ी, तो इतनी कमज़ोर नहीं है कि मारुति का आप लोगों देखते ही कह दो भाई आराम से निकालो, पेल दो। मैं खुद यही कर रहा हूँ इसके साथ, बहुत ही रैकलेस तरीके से इसको चला रहा हूँ मैं। लेकिन भाई ये गाड़ी ढीठ है, ये गाड़ी बहुत ही मतलब बाकी गाड़ियों, बाकी मारुति की गाड़ियों से कुछ अलग है। कोई किसी तरह का नहीं, तो सबसे पहले ये होता है अलाइनमेंट आउट हो जाता है, बैलेंसिंग आउट हो जाती है, कुछ होता है। इसमें कुछ नहीं हो रहा। चूँ चपड़ ची चा चूँ जो आवाज़ें होती है ना, चर्र मर्र, वो कोई आवाज़ नहीं है इसमें अब तक। टिल डेट बिल्कुल फ्रेश है, हर तरह से खुश रखे हुए है गाड़ी। अब किसी भी गाड़ी को लेते हुए आप और क्या चाहते हो? आप सिर्फ यही सारी चीज़ें चाहते हो, है ना? खरीदते हुए ईजी रहे, चलाते हुए ईजी रहे, और जब बेच रहे होंगे उसे तब आपके लिए ईजी रहे। तो यही है मारुति। और ये जो फ्रॉन्क्स है, ये अपने एक वरदान जो मिला हुआ है इसे, बड़े ग्राउंड क्लियरेंस का और थोड़ी सी अंदर जो पॉजिटिव वाली फील आती है ना रफ रोड पे, वो वाला, तो उसकी वजह से ये इस समय नंबर 1 बनी हुई है। नहीं तो एक तरह से कहूँ ये है बलिनो ही। अंदर कंफर्ट सारा फील आपको बलिनो वाला मिलेगा, सारी चीज़ें आपको बलिनो वाली दिखेंगी। जो इंजन का कैरेक्टरिस्टिक है वो भी बलिनो वाला दिखेगा, लेकिन आगे से लुक ग्रैंड विटारा वाला दिख जाएगा, जो भाई 12-13 लाख की आती है। और उसके अलावा जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको एक एसयूवी वाला मिल जाएगा, जिस वजह से लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इस गाड़ी को। और ईजी ऑन पॉकेट है, बेस मॉडल कोई भी उठा रहा है, स्टैंडर्ड फीचर कुछ ले रहे हैं सिर्फ। आगे क्या है, ये म्यूज़िक सिस्टम ही तो लगवा रहे हैं, बस म्यूज़िक सिस्टम लगा के गाड़ी टिच हो जा रही है और वो रख ले रहे हैं करीब 8.5 लाख रुपए में, बस। तो भाई ये था मेरा 33 हज़ार किलोमीटर और साथ में 1 साल का ओनरशिप रिव्यू। आपको कैसा लगा बताना ज़रूर। और अगर आप भी प्लान कर रहे थे स्पेशली सीएनजी वाला वेरिएंट, क्योंकि मैं सीएनजी वाले भाई लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत सारे ऑप्शन भी हो गए इस समय, और प्लान कर रहे थे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में थैंक यू ज़रूर बोल देना। बहुत बढ़िया ओनरशिप रही है इसकी, और आगे भी मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत जल्दी धड़ाधड़ इसका ऐसे ही मीटर बढ़ता रहेगा और आपको एक और ओनरशिप बहुत जल्दी 50,000 किलोमीटर वाली भी देखने को मिल जाएगी। चलो भाई वीडियो को रखते इतना ही। वीडियो कैसा लगा, फ्रॉन्क्स कैसे लगी, आपके ओपिनियन क्या है इस गाड़ी के बारे में? बिल्ड क्वालिटी वाली चीज़ को एक तरफ रख दो अभी, क्योंकि वो चीज़ मैंने भी आपको बता दी है। और सिर्फ बिल्ड क्वालिटी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है गाड़ी में, खरीदते हुए, रखते हुए, उसके बारे में सोचते हुए बताना ज़रूर। सब कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्त का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार स्मिथ चैनल को। जय हिंद।